देखिए, हीरा सड़क पर नहीं मिलता, बहुत अच्छी बात कहा कि हीरा सड़क पर नहीं मिलता, उस अनगढ़ हीरे को तराशना पड़ता है और फिर कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसे वह चमक मिलती है जो हमेशा बरकरार रहती है। हीरा सड़क पर नहीं मिलता, उस अनगढ़ हीरे को तलाशना पड़ता है और फिर कड़ी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उसे वह चमक मिलती है जो हमेशा बरकरार रहती है। क्या आप आँखों से शिकायत सुन सकते हैं? अच्छी बात कहा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है। सब जानते हैं कि अगर दुकान का मालिक शिकायत को शांति से सुन भर ले तो शिकायत करने वाले को अच्छा लगता है। वहीं जब वे ग्राहक की आंखों से हुई शिकायत को सुनकर ठीक कर देते हैं, देते हैं वह भी एक भी शब्द कहे बिना, तो हॉस्पिटैलिटी की यह सर्विस अगले स्तर पर चली जाती है। सब जानते हैं कि अगर दुकान का मालिक शिकायत को शांति से सुन भर ले तो शिकायत करने वालों को अच्छा लगता है। वहीं जब वे ग्राहक की आंखों से हुई शिकायत को सुनकर ठीक कर देते हैं, वह भी एक भी शब्द कहे बिना, तो हॉस्पिटैलिटी की यह सर्विस अगले स्तर पर चली जाती है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया कि देखिए साथ ही कंप्यूटरों की शॉर्टकट की महीनों दिनों के नाम, अंग्रेजी व्याकरण याद रखने की टिप्स, शरीर के अंगों का नाम सहित सौर और चंद्र ग्रहण जैसी प्राथमिक शालाओं के लिए उपयोगी अनेक चीज़ें भी लिखी हैं। देखिए ऑलवेज इन टीचिंग मोड, देखिए यहाँ पर क्या ऑलवेज इन टीचिंग मोड एटीएम करना पसंद करता है। इसका कारण है कि इस साल मई गर्मियों में छुट्टी में अधिकतर शिक्षकों ने काम से ब्रेक ले लिया होगा, तो जिसके ऊपर हकदार भी है। तब रवि ने पूरे गांव में ये पेंटिंग्स बनवाई जिन्हें वे शिक्षा के एटीएम कहते हैं। फिर देखिए बच्चों में अंग्रेजी का बड़ा खौफ है, तो उन्होंने पूरे गांव में इस भाषा गेम सही के विजुअल्स बना दिए। आश्चर्य नहीं कि आस पड़ोस के गांव और बस संचालक अब इस गांव को इंग्लिश जोगवारी करने लगे। अब यहाँ पर आगे कहा गया था कि रवि हमेशा टीचिंग मोड में रहने के कारण ही वे सबसे बेहतर अध्यापक हैं। वे निरंतर इस बारे में सोचते रहते हैं कि शिक्षा को आकर्षक बनाकर बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए। बहुत अच्छी बात, शिक्षा को आकर्षक बनाकर। देखिए यहाँ पर क्या कि शिक्षा को आकर्षक बनाकर बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए। जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं उनकी चिंता ना करें। देखिए जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण नहीं है उनकी चिंता ना करें, इसके बजाय अपने फोकस ऊर्जा को रवि कजरी की तरह कुछ नया रचने में लगाएं, जिसके कारण वे एटीएम कहने लगे हैं। प्रतिभा को अवसर, देखिए प्रतिभा को अवसर देखिए यहाँ पर कहा गया प्रतिभा को अवसर, बच्चों की रचनात्मकता का दमन होने से बचाएं, रुचि को दे बढ़ावा। बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है। बहुत अच्छी बात, काफ़ी अच्छी बात कहा गया है। देखिए बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है। बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है, खासकर अगर पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय को निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उनकी रचनात्मकता अब अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम ज़्यादातर बच्चों के शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। देखिए बहुत अच्छी बात कहा गया है, बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है। खासकर अगर पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय को निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उसकी रचनात्मकता अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम ज़्यादातर बच्चों के लिए शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होता है और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। किसी भी बच्चे के भीतर, देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें जो आपको कहा गया किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मकता की असीम संभावनाएं होती है। बहुत अच्छी बात कहा, किसी भी बच्चे के भीतर रचनात्मकता की असीम संभावना होती है। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा भी उसी दायरे में सिमट कर रह जाती है।
बहुत अच्छी बात कहा गया है। किसी बच्चे के भीतर रचनात्मकता का असीम संभावना होती है। अगर उसे एक सीमित ढांचे के भीतर समेट दिया जाता है तो उसकी प्रतिभा भी उसी दायरे में सीमित कर जाती है। इसलिए बचपन और किशोर अवस्था में ही रुचियों की पहचान करके अगर किसी बच्चे को उसकी रुचि के क्षेत्र में जानने, समझने और कुछ करने का अवसर दिया जाए तो पूरी संभावना है कि भारी तादाद में बच्चों की प्रतिभा सामने आएगी और उसका लाभ देश और समाज को मिलेगा। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में एक बुनियादी पक्ष है। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में हालांकि शिक्षा व्यवस्था में हालांकि शिक्षा व्यवस्था में यह एक बुनियादी पक्ष होना चाहिए। और कुछ हद तक इसका ख्याल रखा भी गया है। मगर अब सरकार औपचारिक रूप से इस दिशा में एक ठोस पहल करने जा रही है। शिक्षा मंत्रालय शुरू करने जा रहा है प्रयास। गौरतलब शिक्षा मंत्रालय स्कूली विद्यार्थियों को वैज्ञानिक पद्धतियों और प्रयोगों से परिचित कराकर उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च एटीट्यूड इन यंग एंड एस्पायरिंग देखिए यहाँ पर जो कहा गया प्रयास उन्हें अनुसंधान और खोज का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयास यानी प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन यंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स योजना शुरू करने जा रहा है। इस योजना का मकसद युवा विद्यार्थियों के बीच वैज्ञानिक चिंतन उत्पन्न करना और साक्ष्य आधारित विज्ञान प्रक्रिया नवीनता और रचनात्मकता का विकास करना है। बच्चों और किशोरों में काफ़ी तीक्ष्ण होती है खोजने और सीखने की प्रक्रिया। यह एक तथ्य है कि बच्चों और किशोरों में खोजने और सीखने की प्रक्रिया काफ़ी तीक्ष्ण होती है। खासकर अगर पढ़ाई लिखाई के दौरान उनकी रुचि के विषय को निर्बाध तरीके से विकसित होने दिया जाए तो उनकी रचनात्मकता अक्सर कुछ नया खोज लाती है। लेकिन हमारे यहाँ आमतौर पर निर्धारित पाठ्यक्रम ज़्यादातर बच्चों के शिक्षण के ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं और उसी के मुताबिक उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है। हालांकि इसमें कई वैसे बच्चे की प्रतिभा दबी रह जाती है जिनकी अभिरुचियों को सही दिशा और उसे समझने का अवसर नहीं मिल पाता है। बल्कि इसके उलट ऐसे मामले आम हैं जिनमें स्कूली शिक्षा के दौरान कई बार अभिभावक बच्चों को कई विषयों की पढ़ाई में झोंक देते हैं जिससे उन्हें जबरन पढ़ना पड़ता है या मान लिया जाता है कि निर्धारित पाठ्यक्रम अभिभावकों की इच्छा के मुताबिक ही बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। उन्हें अपनी पसंद के विषय में कुछ नया समझने और सीखने के प्रति हतोत्साहित किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी वजह से स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारे बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा का एक तरह से दमन हो जाता है। जो बच्चे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में नई खोज के वाहक बन सकते हैं वे एक बनाए रास्ते के यात्री बने रह जाते हैं। इस लिहाज से देखें तो प्रयास की अहमियत इस रूप में दर्ज की जा सकती है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से समूहों में अनुसंधान या खोज करने के विद्यार्थियों की क्षमता विकास पर जोर दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर देखिए कि दरअसल बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आसपास के वातावरण को देख समझ कर सीखते हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। दरअसल बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आसपास के वातावरण को देख समझ कर सीखते हैं। शायद यही वजह है कि इस योजना के तहत किसी स्थानीय समस्या की पहचान और उसका अध्ययन करने, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों की जांच करने और समाधान खोजने के साथ साथ किसी विचार, कल्पना या अवधारणा पर शोध करने पर जोर दिया गया है। जाहिर है अगर बच्चों और किशोरों के मनोवैज्ञानिक समझ रखने वाले विशेषज्ञ के सुचिंतित निर्देशन में सही दिशा में अवसर उपलब्ध कराए गए तो यह योजना विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के आकाश को विस्तार देने के लिहाज से एक अहम पहल साबित हो सकती है। अब आगे यहाँ देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या एक सभ्य समाज, संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है कि वह समान व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। यहाँ देखिए एक सभ्य समाज और संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है कि वह समान व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। एक सभ्य समाज, संस्था और व्यक्ति की पहचान इससे भी होती है कि वह समान व्यवहार में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। खासकर महिलाओं के बारे में उपयोग किए जाने वाले शब्दों, वाक्यों से उस समाज की मानसिकता का भी पता चलता है। इस मामले में भारत के अधिकतर समाजों में स्त्री के प्रति बहुत सारे असम्मानजनक शब्द चलन में है। वह सब धीरे धीरे प्रशासनिक और
अदालती कामकाज में भी घुसपैठ कर गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने ऐसे शब्दों की पहचान की, उन्हें अदालती भाषा से बाहर करने का फैसला किया। एक टीम बनाकर ऐसे शब्दों की पहचान की जो महिलाओं के प्राय समाज में रूढ़ और अपमान सूचक हैं। उन शब्दों जगह प्रयुक्त हो सकने वाले शब्दों और वाक्यों के विकल्प भी तराशे गए और फिर हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप शीर्षक से 30 पन्नों की पुस्तिका प्रकाशित की गई। इसमें उन शब्दों की सूची दी गई जो अदालती कामकाज में प्रयोग होते हैं, जो वे सब अदालती फैसलों तक प्रयुक्त में होते हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि उन रूढ़ हो चुके शब्दों के बजाय उसमें सम्मानजनक विकल्पों का उपयोग किया जाए। पुस्तिका वकीलों और न्यायाधीश दोनों के लिए। फिर आपको आगे ये पहली बार जब किसी प्रधान न्यायाधीश का ध्यान अदालती भाषा में घुसपैठ कर चुकी स्त्रियों के प्रति इस्तेमाल होने वाले रूढ़ और अपमानजनक शब्दों की तरफ गया है। इस साल महिला दिवस पर उन्होंने इसे लेकर न सिर्फ अफसोस जाहिर किया बल्कि उन शब्दों को हटाने का उपक्रम भी किया। प्रधान न्यायाधीश ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि महिलाएं पुरुष का अधीन नहीं बल्कि संविधान में उन्हें बराबरी का हक है। उसके प्रति किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए। देखिए उनके प्रति किसी भी ऐसे शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे उनका सम्मान आहत होता हो। इस पहल से निसंदेह अदालत की भाषा में महिलाओं की सम्मानजनक जगह बनेगी। यह उन तमाम संस्थाओं के लिए भी नज़ीर बनेगी जो बिना सोचे समझे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसका असर बहुत बौद्धिक समाज और फिर उसके नीचे समाज पर दिखना शुरू होता है। दरअसल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रति हमारे समाज का नजरिया बहुत अच्छी बात है। हम कहा गया जैसे शिक्षा का स्तर दरअसल शिक्षा का स्तर ऊंचा उठने के बावजूद महिलाओं के प्रति हमारे समाज का नज़रिया संकीर्ण है। उन्हें अपमानित करने की मंशा से लोक और शास्त्रीय भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़ लिए गए हैं जिन्हें गाली कहा जा सकता है। मगर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द गढ़े गए हैं जो अपमानजनक और समान कामकाज की भाषा में रूढ़ हो चुके हैं। मसलन बिन बिहाई माँ। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी जगह केवल माँ शब्द का प्रयोग करने का सुझाव दिया। ऐसे शब्दों की लंबी सूची है। जब शीर्ष संस्थाएं भाषा को लेकर सावधानी बरतना शुरू करते तो उसका प्रभाव नीचे तक पहुँचता है और लोग बाहर में उसे उतारना शुरू कर देते हैं। उम्मीद बनती है कि लोग अब महिलाओं के प्रति इन रूढ़ शब्दों से परहेज करेंगे। हमारे समाज में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव के अनेक स्तर हैं, उनमें भाषा भी एक है। संविधान में महिलाओं और पुरुषों के बीच के भेद को समाप्त करने के समय समय पर प्रावधान किए गए हैं, मगर उनके लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास नहीं किया गया। अब वह सुनिश्चित हो सका कि इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा पहल महिलाओं के प्रति समुचित भाषा न्याय है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा पहल महिलाओं के प्रति समुचित भाषा न्याय है। बात कहा गया बच्चों को खबर के मुताबिक उत्तर पूर्वी दिल्ली के तुकमीरपुर में स्थित एक राजकीय स्कूल में 6ठी कक्षा के एक विद्यार्थी को एक विषय की किताब घर पर भूल जाने की बात पर शिक्षक ने बच्चों को इस तरह थप्पड़ जड़े कि उसकी गर्दन में सूजन आ गई। देखिए यहाँ पर क्या देखिए महज 2 किताबें ना ला पाने की वजह से एक छात्र की बुरी तरह पिटाई की गई। सरकार से लेकर अदालत तक के दिशा निर्देश के बावजूद कुछ शिक्षकों के भीतर कुंठा की प्रवृत्ति बदस्तूर कायम है। देखिए शिक्षा की प्रवृत्ति देखिए यहाँ पर क्या कि एक खास बात जो यहाँ पर कही गई है शिक्षा की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर जो खास बात आपको है उसमें क्या शिक्षा की प्रवृत्ति बदस्तूर कायम है। अफसोसजनक यह भी कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल का हवा देने में यहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा बढ़ चढ़कर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छी बात कहा गया क्या स्कूलों में किसी भी प्रकार देखिए कानून ये है कि स्कूलों में किसी भी कारण से बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड पर सख्त पाबंदी है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान यह बताया भी जाता रहता है कि कक्षा उन्हें बच्चों के साथ बेहद मानवीय और नरम तरीके से पेश आना चाहिए। किसी भी बात पर पिटाई तो दूर, डांट फटकार से भी पूरी तरह बचना है। बहुत अच्छी बात है। आपका नियम यही है कि स्कूल में किसी भी कारण से बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड पर सख्त पाबंदी है। शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान यह बताया भी जाता रहता है कि कक्षा में उन्हें बच्चों के साथ बेहद मानवीय और नरम तरीके से पेश आना चाहिए। किसी भी बात पर पिटाई तो दूर, डांट फटकार से भी पूरी तरह बचना है। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए लेकिन सच है कि इसके बावजूद कुछ शिक्षक वैसी बातों पर भी आपा खो देते हैं जिन्हें मामूली प्रयासों से भी सुलझाया या समझाया जा सकता है। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जिनमें कुछ शिक्षक विद्यार्थी किताब न लाने या किसी अन्य कारण का हल बच्चों को पीटना ही मानते हैं।
फिर देखिए यहाँ पर क्या देखिए एक शिक्षिका ने 5वीं कक्षा की एक बच्ची की ना सिर्फ पिटाई बल्कि उसे पहली मंजिल से नीचे भी फेंक दिया था। यूँ देश भर से स्कूलों में कभी गिरीकाल ना करने तो कभी किसी अन्य बात से बच्चों के खिलाफ शिक्षकों के हिंसक बर्ताव की खबरें अक्सर आती है। ऐसी कुछ घटनाओं में बच्चों की जान भी जा चुकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लेकर कई अन्य स्तरों पर स्कूल में विद्यार्थियों को मानसिक या शारीरिक दंड देने और भेदभाव को कानून में प्रतिबंधित किया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मसले पर काफ़ी सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूलों में समग्र रूप से इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकी है। जहाँ तक दिल्ली की सवाल है तो आम आदमी पार्टी सरकार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का ढिंढोरा यहाँ उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए खुद सरकार के कितने विधायक मंत्री अफसरों के बीच दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्या इसके कारण है? किसी परिस्थिति में बच्चों की पिटाई करने वाला शिक्षक एक तरह से शिक्षण कार्यों की कसौटी पर अपनी अयोग्यता दर्शाता है। बहुत अच्छी बात कहा गया। किसी भी परिस्थिति में बच्चों की पिटाई करने वाला शिक्षक एक तरह से शिक्षण कार्यों की कसौटी पर अपनी अयोग्यता दर्शाता है। देखिए शिक्षण पद्धति के हर स्तर विद्यार्थी की किसी कमी को दूर करने के बाकायदा व्यवहार से लेकर पढ़ाई तक के प्रारूप तय हैं और सभी शिक्षकों को उसका विधिवत प्रशिक्षण दिया जाता है। विडंबना यह है कि इसके बावजूद बच्चों की पिटाई को ही समस्या का हल मानने वाले शिक्षक अपने बुनियादी व्यवहार की गड़बड़ियां भी दुरुस्त नहीं कर पाते। फिर आपको आगे यहाँ पे है तो यहाँ देखिए संवेदनहीनता की हद मध्ययुगीन समाज की बर्बरता का प्रतीक है। सिद्धार्थ नगर में 2 बच्चों पर अत्याचार, 9 बच्चों के निजी अंगों में मिर्च डाल दी गई, ठीक है, पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दिया गया और जबरन पेशाब पिलाया। सिर्फ इतने से इस घटना के दौरान बच्चों की दशा के बारे में समझा जा सकता है। दोनों बच्चे गिड़गिड़ाते, पीड़ा से चीखते और बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें बर्बरता से पीटना जारी रखा। फिर आगे देखिए क्या इसमें जो कहा गया। देखिए यहाँ पर क्या कि संवेदनशील व्यक्ति को दहराने वाली है। इससे यह साबित होता है कि एक और कानून और पुलिस का खौफ लोगों में नहीं रह गया। वहीं समाज में ऐसी वहीं एक और देखिए इससे यही साबित होता है कि लोगों में देखिए यहाँ पर क्या कानून और लोगों में इससे यही साबित होता है कि एक और कानून और पुलिस का खौफ लोगों में नहीं रह गया है। वही समाज में ऐसी प्रवृत्तियाँ मजबूत हो रही है जिसमें इंसान अपना विवेक गंवा रहा है और किसी मामूली बात पर प्रतिक्रिया करते हुए बेरहमी की सारी हदें पार कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे कहता है देखिए बच्चों को चोरी के आरोप में पकड़ा, उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। लोगों को क्रूरता का अंदाज इसलिए लगाया जाता है उन्होंने दोनों बच्चों के निजी अंगों में मिर्च डाल दी, पेट्रोल का इंजेक्शन लगा दिया और जबरन पेशा पे। सिर्फ इतने से देखिए यहाँ पर फिर इसके बाद देखिए कि लेकिन उन्हें पीटना जारी रखा। फिर विडंबना है कि पिछले हफ्ते इस बर्बरता के बारे में खुद पीड़ित बच्चों के परिजनों को भी तब पता चला जब इस घटना का वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच गए। उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित बच्चे इतने डर और सदमे में चले गए थे कि उन्होंने अपने घर में भी नहीं बताया था। ऐसा लगता है मानो यह किसी मध्ययुगीन समाज की घटना है जहाँ ना किसी को कानून की फिक्र और ना फिक्र है, ना यह याद रखना कि आखिर वो इंसान है और किसी सब समाज में अराजक या बर्बर बर्ताव की जगह नहीं हो सकती है। भीड़ की शक्ल मौजूद जो लोग उन दोनों बच्चों के खिलाफ ऐसा कर रहे थे, आखिर किन वजहों से उन्हें एक बार भी यह सोचना जरूरी नहीं लगा कि अगर उन बच्चों पर चोरी का आरोप है तो इसकी जांच पुलिस का काम है। अगर बच्चों ने ऐसा किया भी था तो उनके खिलाफ की गई बर्बरता क्या सीधे लोगों की विवेकहीनता, कुंठा और अराजकता का सबूत नहीं है? दरअसल आम लोगों के स्तरों पर जागरूकता, संवेदनशीलता का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया। किसी मामले अपराधी अगर ताकतवर और लसूक वाले होते हैं तो ज़्यादातर लोग डर की वजह से और तक पर चुप्पी साध देते हैं। उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगर किसी आपराधिक घटना के आरोप में कोई कमजोर व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे खुद सजा दे डालने उतारू हो जाते हैं। यह कानून के शासन के साथ साथ अपना विवेक भी ताक पर रखना है। हिंसक और अराजक भीड़ के साथ शामिल होकर किसी को सजा देने का ख्याल पालने वाला व्यक्ति अपना विवेक खोकर अराजक तो हो जाता है, लेकिन उसके अंजाम के बारे में नहीं सोच पाता। एक और वो अपनी इंसानियत खो रहा है, दूसरी ओर वह खुद कानून के कटघरे में खड़ा होगा। इसके अलावा सरकार के कानून के राज का दावा करने और ज़मीनी हकीकत में फ़र्क है। सिद्धार्थ देखिए यहाँ पर अब यहाँ देखिए क्या कि सरकार शासन समाज के रवैये और लोगों के बीच तेज़ी से बढ़ती विवेकहीनता और संवेदनहीनता से जुड़े कई गहरे सवाल उठाए हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कि सरकार और पुलिस के कामकाज का वह कौन सा तरीका है? सरकार और पुलिस के कामकाज का वह कौन सा तरीका है कि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कोई खौफ नहीं रह गया लगता है? सरकार और पुलिस के कामकाज का वह कौन सा तरीका है? सरकार और पुलिस कामकाज का वह कौन सा तरीका है कि आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कोई खौफ नहीं रह गया लगता है?
देखिए, राजस्थान पुलिस की हाल की रिपोर्ट करती है 10 साल से कम आयु की बच्चियों की बलात्कार घटनाओं में करीब 3% का इजाफा हुआ। वहीं छोटी बच्चों से सामूहिक बलात्कार की वारदात में भी इस साल 13.64% की बढ़ोतरी हुई। यानी खुद पुलिस की आंखें बताती है कि पिछले कुछ सालों में मासूम बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा और दरिंदगी घटनाएं बढ़ी है। बलात्कार के ज़्यादातर मामलों में मुख्य आरोपी पीड़ित के परिचित ही है, बहुत अच्छी पीड़ित के परिचित ही है। लेकिन इस घटना में पुलिस को जहां सक्रिय होकर अपराधियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, वहां शासन प्रशासन भीतर एक विचित्र चुप्पी छाई दिखाई पड़ती है। क्या यही रवैया एक मुख्य कारण नहीं है कि जिसकी वजह से अपराधी तत्वों को अपनी मनमानी करने को लेकर बेखौफ बनाता है, फिर देश के दूसरे इलाकों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर आक्रामक रहने वाली पार्टियों को क्या राजस्थान में भी बढ़ते अपराध और खासकर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों को लेकर संवेदनशील और ठोस रुख नहीं अपनाना चाहिए। दरअसल यौन हिंसा की बढ़ती घटनाएं जहां कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की नाकामी का नतीजा है, वहीं एक सवाल यह भी है कि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के मामले में बिगड़ती तस्वीर को लेकर कानूनी शक्ति के साथ क्या इससे जुड़ी अन्य जटिलताओं पर विचार किया जाता है। कुछ लोगों के भीतर ऐसी कुंठा और मानसिक विकृति पलती रहती है जिसका शिकार होकर वे मासूमों तक की हत्या या उनके खिलाफ यौन हिंसा करने से नहीं हिचकते। तो पेशेवर अपराधियों से निपटना पुलिस के कामकाज की शैली और ईमानदारी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। इसके समानांतर बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में भी अगर वैसे लोग भी शामिल पाए जाने लगे जो आदतन अपराधी नहीं है, तो यह किसी भी समाज और सरकार के लिए चिंतित होने वाली बात है। सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और उसका प्रभाव कायम करना होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी कानून व्यवस्था और उसका प्रभाव कायम करना होना चाहिए, और ताकि अपराध की मंशा रखने वाले के भीतर खौफ पैदा हो, साथ ही अपराधों की जड़ पर भी प्रहार करने की जरूरत हो। देखिए, सोशल मीडिया आज की सच्चाई है और उसने देखिए यहाँ पर क्या और उसने जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, मगर सूचना क्रांति से यदि लाभ हो रहे हैं तो उसके दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से इस्तेमाल होने वाले गालियाँ ऐसा ही एक दुष्प्रभाव है। केंद्र सरकार ने जिस मामले में अदालत को नियम बनाने का भरोसा दिया है, वह एक वेब सीरीज है जिस पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगे हैं। देखिए कि बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं ना थोपें, यहाँ पर कहा गया है। मौजूदा दौर की कलाकार प्रतिस्पर्धा और माता पिता की असीमित अपेक्षाओं के कारण बच्चों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बच्चे परिवार, स्कूल और कोचिंग में तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते और तनाव का शिकार। देखिए, बहुत अच्छी बात, ऐसे अनेक उदाहरण जहां बच्चे परिवार, स्कूल और कोचिंग में तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते और तनाव का शिकार हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात का ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां बच्चे परिवार, स्कूल और कोचिंग में तारतम्य स्थापित नहीं कर पाते और तनाव का शिकार हो जाते हैं। मेरा मानना आत्महत्या से बड़ी दुखद घटना कोई नहीं है। पिछले कुछ समय में दो राज्यों राजस्थान और तमिलनाडु से छात्रों की आत्महत्या करने की कई घटनाएं सामने आई। किसी भी छात्र की मौत उसके माता पिता, समाज और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना लेकर राजस्थान कोटा में इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसे बिहार, झारखंड के भी आपको है। इनमें से कुछ बच्चों का सपना पूरा हो पाता है और कुछ का नहीं। लेकिन हाल में अत्यंत चिंताजनक खबरें सामने आई है कि कोटा में पिछले 8 महीनों में कई छात्रों ने आत्महत्या कर लिया है। इस मामले की गंभीरता को यहाँ पर देखिए उतना महत्वपूर्ण ये भी नहीं है। अब इसमें देखिए क्या कि इसमें छात्रों के माता पिता की भी गलती, 9वीं और 10वीं के छात्रों पर दोहरा दबाव बन जाता है। देखिए, इसमें छात्रों के माता पिता की भी गलती है। 9वीं और 10वीं के छात्रों पर दोहरा दबाव बन जाता है। उन्हें क्लास में भी पास होना होता है और साथ ही प्रवेश परीक्षा का भी दबाव होता है। ऐसे बच्चों की उम्र इस दबाव को झेलने लायक नहीं होती। कोटा प्रशासन ने फंदे से लटक कर जान देने पर रोक के लिए छात्रावासों में सीलिंग पंखों में एक स्प्रिंग उपकरण लगाने का आदेश दिया है। इसमें ऐसा उपकरण भी लगा होगा जिसमें सायरन भी बज उठेगा, पर ऐसे उपाय कितने कारगर होंगे कहना मुश्किल होगा। ऐसा नहीं कि केवल कोटा से ऐसी दुखद खबरें सामने आई। तमिलनाडु में नीट की परीक्षा देने और सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट न मिलने पर कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हाल में एक बहुत दुखद घटना सामने जहां वहाँ छात्र के आत्महत्या करने के बाद उसके पिता ने भी जान दे दी। इस तरह की बड़ी घटना से चेन्नई के एक शख्स का इकलौता बेटा पिछले 2 सालों से नीट की परीक्षा दे रहा था, लेकिन उसका स्कोर सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त नहीं था। पिता ने बेटे को एक बार फिर परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया और एक कोचिंग सेंटर दाखिला करा दिया। वो फीस भी भर चुके थे, लेकिन बेटे ने आत्महत्या कर ली। पिता को बड़ा झटका लगा। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार जन और दोस्त चले गए तो उन्होंने भी आत्महत्या कर ली।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नीट को तो समाप्त करवा देने की घोषणा कर दी। इसको लेकर और उनमें राज्यपाल और आर एन रवि में तकरार भी चल रही है। तमिलनाडु सरकार एक विधेयक ले आई है जिसमें कहा गया कि नीट को राज्य से समाप्त कर दिया जाए। यह विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए लंबित है। इस बीच राज्यपाल रवि ने कहा कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं नीट को तमिलनाडु में समाप्त करने की कभी अनुमति नहीं देता। अब देखिए यहाँ पर कहा कि इस बीच राज्यपाल रवि ने कहा था कि अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं नीट को तमिलनाडु में समाप्त करने की कभी अनुमति नहीं देता। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल के बयान को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि इससे हमारा पिछले 7 साल से चले आ रहे नीट विरोधी आंदोलन को ठेस पहुंची है। ऐसा नहीं कहा बताया घटनाएं पहली बार सामने आई हो जब बिहार झारखंड CBSE और ICSE बोर्ड के नतीजे आते हैं तो साथ ही कई बच्चों की आत्महत्या करने दुखद खबरें भी आती है। ऐसी खबरें साल दर साल आ रही हैं। दुर्भाग्य है कि अब ऐसी खबरें हमें ज़्यादा विचलित नहीं करती। कुछ दिन चर्चा होकर बात खत्म हो जाती है। गंभीर होती समस्या का कोई हल निकलता नहीं आ रहा है। किसी बच्चे के नंबर कम आने पर घर वालों ने डांटा और उसने बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। एक बेटे ने खराब नतीजे आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया और दुपट्टे से फांसी लगा ली। तो किसी बच्चे ने रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली। लगभग हर राज्य से ऐसी दुखद सूचनाएं सामने आती है। इन घटनाओं को उल्लेख में इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लग सके। अंकों का दबाव बच्चे इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड एक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को जन्म देते जा रहे। देखिए अंकों का दबाव बच्चे इसलिए भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे बोर्ड एक अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को जन्म देते जा रहे हैं। एक बोर्ड में बच्चों के 500 में 500 अंक आए तो दूसरे बोर्ड में 500 में 499 अंक लाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। दरअसल मौजूदा दौर की गलाकार प्रतिस्पर्धा और माता पिता की असीमित अपेक्षाओं कारण बच्चों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर माता पिता के साथ संवादहीनता बढ़ रही है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ बच्चे परिवार, स्कूल और कोचिंग में तालमेल स्थापित नहीं कर पाते और तनाव का शिकार हो जाते हैं। हमारी व्यवस्था ने उनको जीवन में अब सिर्फ पढ़ाई को ही रख छोड़ा है। यह सच है कि शिक्षा और रोजगार का चोरी दामन का साथ है। ये वजह कि माता पिता बच्चों की शिक्षा को लेकर जल्द से ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं। वे चाहते हैं उनका बच्चा हर परीक्षा में अव्वल आए, यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देने को तैयार रहते हैं। बच्चों की बढ़ती आत्महत्या भारतीय शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। इसका दूसरा पहलू यह है कि माता पिता के पास वक्त नहीं है। जहाँ माता पिता दोनों नौकरी पेशा है वहाँ संवादहीनता की स्थिति और गंभीर है। एक और वजह यह है कि परंपरागत संयुक्त परिवार का ताना बाना टूटता है। एक और वजह यह है कि परंपरागत संयुक्त परिवार का ताना बाना टूटता जा रहा है। परिवार एकाकी हो गए और नई व्यवस्था में बच्चों को दादा दादी नाना नानी का सहारा नहीं मिल पाता। जबकि कठिन वक्त में उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। यही वजह है कि अनेक बच्चे अतिरिक्त कदम उठा लेते हैं। परीक्षा परिणामों के बाद हर साल अखबार मुहिम चलाते हैं, बोर्ड और सामाजिक संगठन हेल्पलाइन चलाते हैं, लेकिन छात्रों की आत्महत्या के मामले रुक नहीं रहे। जाहिर है कि ये प्रयास नाकाफी है। बच्चे संघर्ष करने के बजाय हार मानकर आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। आगे देखिए, एक बहुत अच्छी बात कहा गया। अब बच्चे किशोर नवयुवक जैसी उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय सीधे वैक्स अर्थात मैच्योर बन जाते हैं। शारीरिक रूप से भले वो वैक्स नहीं दिखते या नहीं होते, लेकिन मानसिक रूप से वे वैक्स हो जाते हैं। उनकी बातचीत उनके आचार व्यवहार में यह बात साफ झलकती है। उनकी बातचीत उनके आचार व्यवहार में यह बात साफ झलकती है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो चीन किसी भी क्षेत्र में हमारा आदर्श नहीं है और हमें उससे कुछ सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हाल में उसने जो कुछ कदम उठाया है हम उससे ज़रूर कुछ सीख सकते हैं। चीन कहता है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन पर कम से कम समय बिताएं। इसको देखते हुए चीन ने बच्चों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया है। चीन के साइबर स्पेस वॉचडॉग ने सिफारिश के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को दिन भर 2 घंटे सीमित कर दिया जाए। चीन ने 5 अलग अलग आयु समूह 3 से कम, 3 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 18 वर्ष के लिए प्रतिबंध से दिया है। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रतिदिन केवल 40 मिनट का इस्तेमाल अनुमति। 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए समय 1 घंटे के और 16 से 18 वर्ष के बच्चों के मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल 2 घंटे कर सकेंगे। इस आयु वर्ग के बच्चे रात 10 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इन प्रतिबंधों को सफल करने के असर तकनीकी कंपनियों को ऐसा तरीका लाना होगा जिससे बच्चे इंटरनेट की इस्तेमाल ना कर सके। ऐसे दिशा निर्देशों में कहा गया कि माता पिता को माइनर मोड पर हस्ताक्षर करना होगा और दिशा निर्देश लागू होने के बाद उन्हें इस अभियान का समर्थन करने के लिए कहा जाएगा। प्रतिबंधों को लागू करने की जिम्मेदारी तकनीकी कंपनियों पर भी होगी। उन्हें सरकारी अधिकारियों को नियमित डेटा उपलब्ध कराना होगा और उनकी नियमित जाँच करानी होगी। अगर आप गौर करें तो तकनीक ने पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। मोबाइल चुपके से हमारे जीवन में प्रवेश करके और हमें पता नहीं चला। अब स्थिति यह है कि मोबाइल फ़ोन के बिना जैसे हमारा जीवन ही अधूरा है। युवा पीढ़ी को तो इसने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। उसके सोने पड़ने के समय हाव भाव और खान पान सब बदल चुका है। वे घर के किसी अंधेरे कमरे में हर वक्त मोबाइल में उलझे रहते हैं। अब खेल मैदान आपको गिने चुने बच्चे ही नजर आएंगे। अब बच्चे किशोर नवयुवक जैसे उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ने वाले सीधे वैक्स बन जाते हैं। शारीरिक रूप से भले ही वो वैक्स नहीं दिखते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वैक्स हो जाते हैं। उनकी बातचीत, उनके आचार व्यवहार में यह बात साफ झलकती है। एक गंभीर स्थिति निमित्त होती जा रही है। दिक्कत यह है कि हम सब चाहते हैं कि देश में आधुनिक टेक्नोलॉजी आए, लेकिन उसके साथ किस तरह तालमेल में बिठाना इस पर कोई विमर्श नहीं करता। डॉक्टर कहने कि मोबाइल की लत इतनी गंभीर है कि यदि किसी बालक के हाथ से मोबाइल छीन लिया जाता है तो वो आक्रामक हो जाता है। देखने में आया कि कुछ एक मामले में तो वो आत्महत्या करने तक धमकी देने लगती है। स्थिति इतनी यह हो गई कि माता पिता के मोबाइल को लेकर बच्चे से कुछ कहने से डरने लगे हैं। डरने लगे कि वह कहीं कुछ कर ना ले। कुछ पुरानी खबर स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। देखिए, एक बेटी से पिता ने मोबाइल वापस लिया तो उसने आत्महत्या कर ली। लड़की 11वीं क्लास में पढ़ती थी। पिता को उसका ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करना पसंद नहीं था। मोबाइल वापस लेने के बाद लड़की अवसाद में चली गई और एक अतिरिक्त कदम उठा लिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा 15 वर्ष से एक लड़के ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने और तो नहीं दी थी। कुछ अर्सा पहले लखनऊ में एक बेटे ने मोबाइल फ़ोन पर पबजी खेलने से मना कर माँ पर गोली चलाकर मार डाला। ऐसे यहाँ फिर देखिए क्या इसी तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। देखिए, मोबाइल का नशा इतना गहरा है कि बच्चे इसके लिए कुछ भी कदम उठाने से नहीं चक रहे हैं। अब किसी बच्चे या युवा को मोबाइल की लत से मानसिक रोगी बन जाने की खबर चौंकाती नहीं है। यह सही कि टेक्नोलॉजी की ताकत इतनी है कि उसके प्रभाव से कोई भी मुक्त नहीं रह सकता। नवयुवकों को छोड़िए, देखिए हम आप भी इससे मुक्त नहीं रह सकते। शायद आपने अनुभव किया होगा, यदि आप कहीं मोबाइल भूल जाए, उसकी बैटरी खत्म हो जाए, तो सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो या किसी तकनीक खराबी से बंद हो जाए तो आप कितनी बेचैनी महसूस करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन की हम सभी को लत लग गई है। हम मौका मिलते मोबाइल के नए मॉडल की बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो जीवन की जरूरतों को कब शामिल हो गए हैं हमें पता ही नहीं चला। देखिए मैंने पाया कि कुछ एक लोगों की रील और वीडियो की इतनी लत लग गई है कि थोड़ी देर बाद अगर उसे देख नहीं पाते तो परेशान हो उठते हैं। कुछ समय पहले मोदी ने भी मोबाइल के उपवास की बात की। मैंने भी मोबाइल उपवास पर एक लेख लिखा। हुआ लेख मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के खबर से पढ़ा था। वहाँ खबर ये आई थी कि सैकड़ों लोगों ने एक दिन के लिए मोबाइल, लैपटॉप सहित अन्य उपकरणों को दूरी बनाकर संकल्प लिया। ऐसे उपकरण एक दिन के लिए मंदिर जमा कर दिए थे। इसे ई उपवास अथवा डिजिटल फास्टिंग का नाम दिया गया। जैन समाज ने प्रयोजन के द्वारा उस ई उपवास की शुरुआत की थी। यह जैन समुदाय का द्वारा आत्मशुद्धि के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार। इस ई उपवास 600 लोगों ने लोगों के लिए एक दिन के लिए और 400 लोगों ने 10 दिन के अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हाथ में लगाने का संकल्प लिया था। इस डिजिटल उपवास को एक खासियत यह देखने को मिली कि इसमें से बड़ी संख्या में युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। जैन समाज की इस पहल को सभी ने सराहा था। यह जीवन की सच्चाई है कि मोबाइल हम सभी के लिए एक लत बन चुका है। समय आ गया कि मोबाइल के इस्तेमाल पर एक व्यापक विमर्श हो। इसके लिए संयमित इस्तेमाल की दिशा में पहल की जाए। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए तो केवल कानून से यहाँ पे क्या कि एक खास प्रकार हम कर सकते हैं। केवल कानून से रैगिंग की समस्या खत्म नहीं होगी। इसके लिए छात्रों की अनवरत काउंसलिंग भी ज़रूरी है। यहाँ पे एक खास बात देखिए क्या कि देखा गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ तक कि छात्र संघ रैगिंग करने वालों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह साफ है। यूजीसी से कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त करने की एक विशिष्ट शर्त यह है कि उस संस्थान ने एंटी रैगिंग का अनुपालन किया है। किसी संस्थान में रैगिंग की कोई भी घटना नेक या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा संस्थान का मूल्यांकन करते समय इसकी मान्यता रैगिंग या ग्रेडिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। आयोग उन संस्थानों को वित्तीय अनुदान सहायता में प्राथमिकता देता है जो रैगिंग की कोई घटना दर्ज नहीं होने के संदर्भ में बेदाग रिकॉर्ड की रिपोर्ट करते हैं। जाहिर के लाभ पाते रहने के जाधवपुर विश्वविद्यालय ने रैगिंग की घटना का सही विवरण नहीं दिया। फिर देखिए हालांकि आप यहाँ देखिए क्या देखिए यहाँ पे इस एक छात्र जिसका नाम था क्या स्वपनदीप कुंडू था। स्वपनदीप कुंडू के यहाँ पर जो कहा गया कि रैगिंग 3 अलग अलग कमरों में ली गई। पीड़ित पर कपड़े उतारने का दबाव बनाया गया था। ये इस मामले में पुलिस ने 13 छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और फिर उसके बाद बाद में उसका सब मिला था। ये इस तरह की बातें हुई थी। देखिए यहाँ पर क्या कि अमन को छात्र को वरिष्ठों ने मतलब उसके सीनियर छात्रों ने पीट कर मार डाला था।
देखिए, हम जो कहा 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को रैगिंग विरोधी दिशा निर्देश तैयार करने, एक हेल्पलाइन और एक शिकायत निगरानी समिति स्थापित करने का आदेश दिया। फिर यूजीसी ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए यूजीसी विनियम 2009 बनाया। इस विनियम में कहा कि सभी शिक्षण संस्थान रैगिंग को खत्म करने के सभी आवश्यक उपाय करें, रैगिंग के दोषी पाए जाने या रैगिंग को बढ़ावा देने की साजिश का हिस्सा बनने और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। किसी वरिष्ठ छात्र द्वारा नए छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने, बाधित करने या परेशान करने या जबरन वित्तीय वसूली या जबरदस्ती खर्च का बोझ डालने और शारीरिक शोषण, यौन शोषण, समलैंगिक हमले, कपड़े उतारने, अश्लील और भद्दे कृत्यों, इशारों के मजबूर करने की शिकायतें मिलते हैं, त्वरित कार्रवाई की जाए। एंटी रैगिंग कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल की सक्षम कैद हो सकती है और आर्थिक दंड भी लगाए जा सकते हैं। रैगिंग के मामले में कार्रवाई न करने की मामला अनदेखी करने पर कॉलेज के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। दुख की बात, यूजीसी के नियमों के बावजूद रैगिंग की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूजीसी के अनुसार 2021 में रैगिंग के 511 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2019 में 219 मामले दर्ज किए गए। तब कोरोना का कक्षा ऑनलाइन हो गई थी। 2018 में उतना मुझे उतना देखिए, अमूमन जो छात्र रैगिंग की शिकार होते हुए ही बाद में रैगिंग करने लगते हैं, वे अपने सीनियर द्वारा सताए गए तो स्वयं सीनियर बनने पर जूनियर को सताते हैं। सवाल है कि रैगिंग का क्या चक्रव्यूह कैसे टूटे? सवाल है कि रैगिंग का यह चक्रव्यूह कैसे टूटे? केवल कानून से यह नहीं खत्म होने वाला। अनवरत काउंसलिंग जरूरी है। इसकी नियमित एक कक्षा अनिवार्य की जा सकती है। सहपाठी, वरिष्ठ विद्यार्थी और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे इन घटनाओं को रोकने के तत्पर रहे। उन शिक्षण संस्थान जैसे ऐसी घटनाओं को दबाने के बजाय कानून का सख्ती से पालन करें। अभिभावक के अपने बच्चों को छात्रावासों में छोड़ने के बाद निश्चित ना बढ़ जाए, बल्कि अपने बच्चों से नियमित संपर्क में रहे। इसे नहीं भूलना चाहिए कि रैगिंग से एक छात्र ही नहीं बल्कि एक पूरा परिवार टूट जाता है। रैगिंग की घटनाओं से नए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है। रैगिंग रोकने के सामूहिक प्रयास अपर्याप्त है। प्रशासनिक सुधारों पर आगे बढ़े सरकार प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को बनाया जाए जवाबदेह। लेकिन अब राजनीतिक स्वतंत्रता ने राज्य को जनता द्वारा और जनता के सरकार में बदल दिया है। उत्कृष्ट संविधान विधायिका कानून बनाने, कार्यपालिका को उन्हें लागू करने और न्यायपालिका को एक समतामूलक समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा है। यह सब तो हुआ, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को आवश्यक रूप से पुनर्गठित नहीं किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत में जन कल्याण की दिशा पूर्ववर्ती शासन से बिल्कुल अलग थी। ध्यान रखिए, खास देखिए, भारत से छोटा देश फिलीपींस जब अपने खिलाड़ियों को भारत से छोटा देश फिलीपींस जब अपने खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया से जीतते देखता है तो जश्न मनाता है। लेकिन हम इस सब में उदासीन रहते हैं। अलबत्ता हरियाणा की लड़कियां दिल्ली से खेलती है, लिहाजा फुटबॉल के प्रति माहौल बनाना जरूरी है। साथ ही माता पिता की मानसिकता भी बदलनी होगी। उन्हें बहुत छोटी उम्र, करीब 5 साल में ही अपने बच्चों को फुटबॉल के लिए तैयार करना होगा। जापान, चीन जैसे देश इसलिए अच्छे खेलते हैं क्योंकि वहाँ खेल का माहौल है। अपने यहाँ करीब 12 साल की उम्र में कोई बच्चा फुटबॉल खेलने की शुरुआत करता है, जिसे तकनीकी रूप से काफ़ी देर माना जाता है। अभी पूर्वोत्तर विशेषकर मणिपुर लड़कियों का दबदबा है फुटबॉल के प्रति जुनून। अगर हम उत्तर भारत में पैदा कर सके तो फीफा की हमारी रैंकिंग जो फिलहाल 60 है, निसंदेह सुधर सकेगी। बहुत अच्छी बात है।